गरीब सौतन का ससुराल में पहला दिन। मटर पनीर कितनी अच्छी बनी है और इस मिक्स वेज सब्जी ने मजा दिला दिया। दाल मखनी भी बड़ी स्वाद है। सचमुच शादी के खाने का स्वाद ही अलग होता है। तभी तो तू स्वाद स्वाद में खाना सुपड़ी जा रही है बहू रानी। अरे मानस, तू भी कुछ क्यों नहीं खा रहा? मेरा हो गया माँ। तभी मानस को बच्चे के रोने की आवाज आती है। अंशु, नो बेबी, रोते नहीं, चुप हो जाओ। एक्सक्यूज मी, मे आई ट्राई? मैं इसकी मम्मी होकर चुप नहीं करा पा रही हूँ तो आप कैसे करेंगे? मानस बच्चे को गोद में लेता है और बच्चे को मुंह बिचकाते देखकर कहता है, अरे मोहतरमा, बेचारा बच्चा चुप हो कैसे? इसे सूसू आई है। हर बच्चा डायपर में सूसू नहीं करते। लेट मी ट्राई। ले 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 ले। बेबी सूसू करो। कम ऑन कम ऑन। That's like a good boy. आपको तो बच्चे पालने का बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, वो मेरे बेटे को बच्चों से बहुत प्यार है। कुंती अपने बेटे मानस और बहू पत्रलेखा के साथ घर लौट आती है। पत्रलेखा बहू, अब तो तुम भी मुझे पोते का मुंह जल्दी से जल्दी दिखा दो। 2 साल हो गए शादी को। ऐसे ही कुछ और महीने बीतते हैं मगर पत्रलेखा को बच्चा नहीं हो पाता तो कुंती दोनों को डॉक्टर के पास भेजती है, जहां डॉक्टर टेस्ट करके कहते हैं, देखिए मिसेस चित्रलेखा, आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए आप कभी मां नहीं बन सकती। इस दुखद खबर के साथ दोनों घर आते हैं। मानस, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? मां, पत्रलेखा कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर कुंती अंदर ही अंदर कुड़ जाती है और दिन गुजरते हैं। पत्रलेखा बहू, बहुत सोच विचार कर मैंने सोचा है कि मानस की दूसरी शादी कर दी जाए। सास का ये फैसला सुनकर पत्रलेखा रो पड़ती है। माँ जी, मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए आप मेरे मानस की दूसरी शादी कर देना चाहती है। आजकल IVF से भी तो बच्चा हो रहा है और हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। मुझे किसी का उठाई गिरी बच्चा नहीं चाहिए। मुझे मेरे मानस के औलाद चाहिए, क्योंकि अपना खून अपना होता है। मानस के आने पर कुंती उससे भी दूसरी शादी का जिक्र छेड़ती है। माँ, मैं पत्रलेखा से प्यार करता हूँ। दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। नहीं बनना मुझे बाप। तभी कुंती झल्लाकर कहती है, लेकिन मुझे इस घर का वारिस चाहिए। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। अपनी माँ की जिद के चलते मानस मान जाता है और कुंती अपनी आस लिए गरीब रामा के द्वार पहुंचती है। देखिए भाई साहब, भगवान का दिया सब कुछ है। दौलत है, शोहरत है, अच्छा खासा घर द्वार है, दहेज की भी कोई मांग नहीं। हमें तो बस आपकी लड़की चाहिए। एक गरीब बाबुल के लिए बगैर दहेज के बेटी को अच्छे घर में जाता देख कौन खुश नहीं होता? रामा कहता है। मगर कुंती जी, ये कौन है? ये मानस की भाभी है, इसका पति विदेश में है। नंदिनी बिटिया, तुझे मानस पसंद तो है? नंदिनी सर झुकाकर हामी भरती है। गोरा दूधिया रंग, तीखे नयन में उभरी सादगी में नंदिनी हूर सी लग रही थी। कुंती उसे बहू बनाकर ले आती है, जहां उन्हें ट्रेन से उतरते सुबह हो जाती है। कुंती नंदिनी का बड़ी धूमधाम से स्वागत करती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मी, इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर आओ। जी माँ जी। अपनी सौतन का स्वागत होता देखकर पत्रलेखा बुरी तरह जल जाती है। माँ जी, मेरी सौतन पर ऐसे प्यार लुटा रही हैं जैसे यही उनकी पहली बहू हो। फिर कुंती दोनों का अंगूठी रस्म करती है। नंदिनी बहू, तुम्हें ही जीतना है। तभी अंगूठी ढूंढते वक्त मानस को नंदिनी का हाथ पकड़ते देख वह दांत पीस कर बोलती है, मानस, मेरी सौतन से कैसे गुड़ मक्खी की तरह चिपक रहा है? ये मर्द जात होते ही ऐसे हैं। नंदिनी अंगूठी ढूंढ लेती है। बहू, अब सारी जिंदगी तू ही मानस पर राज करेगी। ऐसे कैसे सासू माँ? मानस पर नंदिनी से पहले मेरा हक है। पर जेठानी जी, आप तो उनकी भाभी हैं। वही तो, जैसे साली आधी घरवाली होती है वैसे भाभी का भी देवर पर आधा हक होता है। नहीं दुल्हन, चलो आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है तो कुछ मीठा बना दो। जी माँ जी। नंदिनी पहली रसोई बनाती है जिसे खाकर उसकी सास और पति दोनों खुश होते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। एक बहू के सारे गुण हैं तुझ में। रूप से लक्ष्मी और सुर से सरस्वती और हाथों से अन्नपूर्णा है साक्षात। मगर मुझे तो मेरी ये सौतन चुड़ैल लग रही है।
पहले ही दिन में अपनी सौतन की इतनी तारीफ देख पत्रलेखा जलकर कोयला हो जाती है। तभी कुंती उसे काम अड़ाती है। पत्रलेखा बहू, ये ले फूल और जाकर मानस का कमरा सजा दे। पत्रलेखा पैर पटकते हुए कमरे में जाती है और भुनभुनाते हुए बिस्तर सजाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अपने हाथों से ही अपनी सौतन की सेज सजा रही हूँ। मेरा बस चलता तो अपनी सौतन रानी के लिए कांटों का सेज लगाती। आओ छुई मैया, इतना बड़ा दूध का ग्लास, इसे तो पीकर मेरा पति मेरी सौतन का भंवरा ही बन जाएगा। ये सोचकर पत्रलेखा नंदिनी के दूध में नींद की गोली मिला देती है और मानस और नंदिनी को कमरे में देख मुंह फुलाकर चली जाती है। मगर गलती से वो दूध का ग्लास गिर जाता है। जी माफ कीजिएगा, वो गलती से पता नहीं कैसे। नंदिनी के चेहरे पर हिचक देखकर मानस कहता है, नंदिनी यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। हम दोनों को यह जिंदगी साथ बितानी है, इसलिए मन में झिझक मत रखो। मानस का प्रेमी मन देखकर नंदिनी उसके गले लग जाती है। यूं ही दिन बीतते जाते हैं और नंदिनी प्रेग्नेंट हो जाती है। नंदिनी बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? तो उल्टी कर रही है, कहीं मैं दादी तो नहीं बनने वाली? नंदिनी मुस्कुराकर जवाब देती है, जी माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाय मैं मर गई बहू, आज तूने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मानस, तू पिता बनने वाला है। क्या सचमुच? माँ थैंक यू। नंदिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मानस खुश होकर नंदिनी को गोद में उठा लेता है, जिससे पत्रलेखा गुस्से में कांच का ग्लास अपने हाथों में तोड़ लेती है। आह माँ! जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? कितनी चोट लगा ली, आओ मैं पट्टी कर दूं। इसी तरह दिन बीतते हैं और नंदिनी को 5-6 महीने हो जाते हैं। मानस पूरे घर को खिलौनों से भर देता है। ये देखो नंदिनी, मैं हमारी होने वाले बच्चों के लिए खिलौने लाया हूँ। लड़का हुआ तो पांडा से खेलेगा और लड़की हुई तो डॉल से। बहू ये देख, मैंने भी सोने के कड़े बनवाए हैं। गरीब नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहुत सुंदर है माँ जी। सच कहूँ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे भगवान इतना अच्छा घर द्वार देगा और इतना प्यार करने वाला पति और माँ जैसी सास। मेरे बच्चे को भी यही दुलार मिलेगा। ये तो सासू माँ का एहसान है और मानस का बड़ा दिल, जो उसने तुम जैसी गरीब लड़की से शादी कर ली। हाँ। पत्रलेखा अपनी कड़वी बातों से नंदिनी का दिल दुखाकर चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और नंदिनी को 9 महीना लग जाता है। मेरी सौतन की खुशियां अब मुझसे और देखी नहीं जाती। इसे अपने पति के करीब देखकर मेरा जिया जलता है। तभी नंदिनी की गोद भराई होती है। तभी नंदिनी को कमरे में आता देखकर पत्रलेखा मानस से लिपट जाती है। क्या कर रही हो तुम चित्रलेखा? नंदिनी देख लेगी। तो देख लेने दो, आखिर इसमें गलत क्या है? मानस, तुम पर हक है मेरा। मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ और वो मेरी सौतन। अगर मैं माँ बन पाती तो शायद नंदिनी से दूसरी शादी की नौबत ही नहीं आती। सच जानकर नंदिनी का खुशियों भरा दिल एक झटके में टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। इतना बड़ा छल, मुझे और मेरे गरीब बाबा को धोखा दिया गया। इस घर में मेरी जगह पत्रलेखा की सौतन की है। तभी पत्रलेखा नंदिनी के पास आई। अच्छा हुआ जो तुमने सच जान लिया। जितना जल्दी इसको स्वीकार लो, क्योंकि सौतन हमेशा उपवस्त्र ही देखी जाती है, पत्नी की जगह नहीं ले सकती। मैं कोई खिलौना नहीं पत्रलेखा, जिसे जब चाहा मन बहला लिया और फेंक दिया। मैं तुम्हें मानस की जिंदगी से और इस घर से भी फेंक कर दिखाऊंगी। एक बार बस इस बच्चे को दुनिया में आ जाने दो। पत्रलेखा की बात गरीब नंदिनी के दिल में बस जाती है। वह उस दिन को सोचकर खाना पीना भी छोड़ देती है और आखिरकार डिलीवरी का दिन आ जाता है, जब नंदिनी बच्चे को जन्म देती है। मुबारक हो, बेटा हुआ है। लेकिन आपकी पत्नी की जान बचाना नामुमकिन है। उन्होंने किसी बात को इस कदर दिल में बसा लिया है कि उन्होंने जीने की इच्छा छोड़ दी है। वो आप दोनों से मिलना चाहती हैं। मानस और पत्रलेखा अंदर आते हैं, जहां नंदिनी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रही होती है। नंदिनी बच्चे को पत्रलेखा की गोद में देती है। ये लो पत्रलेखा, तुम्हारी अमानत। नंदिनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जियोगी नंदिनी, तुम जियोगी। मानस, मर तो मैं उसी दिन गई थी जब मुझे पत्रलेखा ने सच बताया। इस जिंदगी के बोझ को तो मैं इसलिए उठा रही थी ताकि सिर्फ बच्चे को इस दुनिया में ला सकूं। खुश रहना बहू। माँ जी, फिर कभी किसी गरीब की बेटी को इस तरह से मत ठगना। इसी के साथ नंदिनी दम तोड़ देती है।
तुमने जो किया है पत्रलेखा, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जलन में अंधी पत्रलेखा ने न सिर्फ नंदिनी की जान ली है, बल्कि मानस के मन से भी अपनी जगह हमेशा के लिए खो देती है।